गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। और पिछली क्लास में हमने हरियाणा की हिस्ट्री को शुरू किया था। पहली क्लास हमारी हो चुकी थी और पहली क्लास में मैंने बिल्कुल बेसिक सी बातें आप लोगों को पढ़ाई थी कि हरियाणा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इस हरियाणा शब्द का वर्णन सबसे पहले किसने और कब किया। इस हरियाणा को 12वीं सदी से पहले अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रंथों में जो अलग अलग नाम दिए बच्चों, उसी के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। और अपना जो हरियाणा का ये इतिहास है, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए, पढ़ने के लिए मैं इसको छोटे छोटे टॉपिक में बना के आप लोगों को ट्रांसफर करूंगा। सबसे पहला हरियाणा हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, उस टॉपिक का नाम है हरियाणा शब्द की उत्पत्ति और हरियाणा शब्द का नामकरण। तो बच्चों, हरियाणा शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है, इस हरियाणा शब्द को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने क्या क्या नाम देने का काम किया, यही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का जो सबसे पहले वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। और इसी वेद के 8वें मंडल के 25वें श्लोक की ऋचा संख्या नंबर 22 पर अपने हरियाणा क्षेत्र का नाम रजंतम हरियाणा लिखा पाया गया है। लेकिन बात करते हैं अथर्ववेद की, जो सबसे बाद में लिखा गया वेद है, और मनुस्मृति की, जिसकी रचना शिवम मनु भगवान ने की थी। इसके अनुसार अपने हरियाणा का अस्तित्व देवताओं से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो मुख्य देवता हैं वो भगवान ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा के कारण ही अथर्ववेद और मनुस्मृति में अपने क्षेत्र का नाम ब्रह्म, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्माव्रत आदि नामों से पुकारा गया। ये जो ब्रह्माव्रत क्षेत्र मनुस्मृति और अथर्ववेद के अंदर बताया गया है, ये दो नदियों के बीच फैला हुआ क्षेत्र था। एक सरस्वती नदी थी और एक दृष्टि नदी थी। इन दोनों नदियों के बीच फैले हुए क्षेत्र को हमने ब्रह्माव्रत बोला था। ये हरियाणा का पहला प्रादेशिक मेरे बच्चों क्या था, नाम था। फिर मैंने आपको बताया था महाभारत काल के बारे में। आर्यवंशी कुरुओं ने खेतीबाड़ी के पर्पज से सबसे पहले यहाँ की जमीन को खोदना शुरू किया था। 48 कोस भूमि को सबसे पहले खोदा गया था और खोदी गई 48 कोस भूमि को ही आज हम क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र बोलते हैं। तो कुरुओं के द्वारा खोदा गया जो क्षेत्र होगा उसी को मेरे बच्चों आज कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस जमीन को खोदने का काम आर्यवंशी कुरुओं ने किया था उसे कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि क्या कहा जाता था, आदिरूपा कहा जाता था। महाभारत काल में जब खेतीबाड़ी के पर्पज से यहाँ की जमीन को खोदा गया तो इसके अंदर जो बीज डाले गए उसके माध्यम से यहाँ पर बड़ी मात्रा में अनाज का उत्पादन हुआ। और बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादित होने के कारण लोगों ने इसे बहुधान्यक प्रदेश की संज्ञा देने का काम किया। बहु का मतलब ज्यादा होता है, धन्य का मतलब अनाज होता है। जहां पर बहुत सारा अनाज हो उसी को बहुधान्यक बोलते हैं। महाभारत काल के अंदर ये पूरा का पूरा कुरुओं का ही क्षेत्र था, इसे कुरुक्षेत्र बोल सकते हैं। और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था उसे खांडोप्रस्थ, जिसको बसाने का काम भगवान इंद्र ने किया था, इसीलिए इसे इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। और दिल्ली के अलावा जितना भी बचा हुआ बाकी क्षेत्र अपने हरियाणा के अंदर, ये सारा का सारा क्षेत्र बहुत सारा अनाज उत्पादित करने के लिए जाना जाता था और इसका नाम पड़ जाता है बहुधान्यक प्रदेश। फिर मैंने आपको बताया था कि महाभारत नामक जो ग्रंथ है, जो लिखने का काम श्री गणेश जी ने किया, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है, उसके अंदर 18 चैप्टर हैं। महाभारत के चैप्टर को पर्व कहा जाता है और महाभारत नामक ग्रंथ से एक चैप्टर जिसका नाम है सभा पर्व, इस सभा पर्व से एक छोटा सा ग्रंथ उठाया गया जिसका नाम है नकुल दिग्विजय। और नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ नकुल की हरियाणा क्षेत्रों में जीत के बारे में बताता है। और बताया जाता है कि नकुल का सामना रोहतक के लोगों के साथ हुआ था। रोहतक के लोग उस समय कार्तिकेय नाम के भगवान की पूजा किया करते थे और कार्तिकेय को मानने वाले लोगों के साथ भी लड़ना पड़ा था नकुल नामक पांडव को। और लड़ना ही नहीं बल्कि रोहतक को जीत के वो सिरसा की तरफ आगे भी बढ़ा था। ये बातें इसी ग्रंथ के अंदर दी गई है। और इसी ग्रंथ के अंदर हरियाणा क्षेत्र का नाम दसारण बताया गया। इसी दसारण के कारण बताया जाता है हरियाणा शब्द की उत्पत्ति भी हुई है। तो मेरे बच्चों, इतनी सी बातें हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो चलिएगा आगे बढ़ेंगे। फिर अब नकुल दिग्विजय के बाद आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट बच्चों, सकंद पुराण के बारे में।
पुराणों की संख्या आप सभी जानते हैं। उन्हीं में से एक पुराण है सकंद पुराण, और सकंद पुराण का कौन सा भाग है? कुमारिका। सकंद पुराण बहुत बड़ा पुराण है और इसके भी जो टुकड़े होंगे, खंड होंगे, भाग होंगे, उनमें से एक खंड का नाम है कुमारिका खंड। तो सकंद पुराण का जो कुमारिका खंड है, यहां पर हरियाणा का नाम बच्चों हरियाला बताया गया है। हरियाणा का नाम क्या बताया गया है? हरियाला बताया गया है। ठीक है, सकंद पुराण से आगे हम बढ़ेंगे। अब बात करते हैं वर्धन काल की। वर्धन जो काल होगा आपका, ये 6वीं और 7वीं सदी का काल होगा। 6वीं सदी में वर्धन वंश का उदय होगा, 7वीं सदी में वर्धन वंश का अंत होगा। तो वर्धन काल की हम बात करें तो वर्धन काल में अपने हरियाणा क्षेत्र को बच्चों श्रीकंठ जनपद के नाम से पुकारा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्धन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? आप बोलेंगे सर श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। ये जो श्रीकंठ जनपद नाम है हरियाणा को, मेरे बच्चों नाग वंश के शासकों ने देने का काम किया था। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा क्षेत्र को श्रीकंठ जनपद नाम कौन से वंश के शासकों ने दिया था, तो आप बोलेंगे नाग वंश के शासकों ने ये नाम दिया था। और इस श्रीकंठ जनपद नामक क्षेत्र की जो राजधानी होती थी वो थानेसर होती थी बच्चों। तो पूरा का पूरा अपना हरियाणा जो श्रीकंठ जनपद के नाम से वर्धन काल में जाना जाता था बच्चों, इस हरियाणा के ऊपर शासन उस समय थानेसर से चलता था। इसकी राजधानी कौन सी होती थी? थानेसर होती थी। ठीक है, हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, इस बात की पुष्टि कौन सा ग्रंथ करता है? यदि हम बात करें तो इस बात की पुष्टि करता है हर्षचरित। हर्षचरित नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, हर्षचरित जो बाणभट्ट के द्वारा रचित है बच्चों, इसी में इस अक्षेत्र श्रीकंठ जनपद का हमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा काल होगा? ये सर हमारा वर्धन काल होगा। और वर्धन काल के अंदर अपने हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया? श्रीकंठ जनपद के नाम से पुकारा गया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और ग्रंथ की। पासहाण चर्यु। और पासहाण चर्यु जो है बच्चों, ये श्रीधर के द्वारा रचित है। और इसी पाषाण चर्यु के अंदर अपने हरियाणा का जो नाम लिखा पाया गया, वो हरियाणाई लिखा पाया गया है। क्या लिखा पाया गया है?
हरियाणाई लिखा पाया गया है बच्चों। तो पास हाणचरियु नामक ग्रंथ जो श्रीधर के द्वारा लिखा गया है, इसमें अपने हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? हरियाणाई के नाम से बच्चों पुकारा गया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिएगा, कुछ और बातें हम फिर करेंगे। अपने हरियाणा का नाम और कहां पर अलग लिखा पाया गया है, साथ के साथ आप नोट करते रहिएगा। आगे हम बात करेंगे अखंड प्रकाश नामक एक पुस्तक की। अखंड प्रकाश जो प्रसिद्ध पुस्तक है, ये किसके द्वारा रचित है बच्चों? धरणीधर। धरणीधर के द्वारा रचित है। और इस पुस्तक में हरियाणा का जो नाम लिखा पाया गया, वो लिखा पाया गया है मेरे बच्चों हरिबाणक। क्या लिखा पाया गया है? हरिभाणक लिखा पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ शिलालेखों की। चौहानों का एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसे हम बोलेंगे चहामन अभिलेख। चहामन या चौहान अभिलेख हम बोल सकते हैं। और चौहानों का मूल स्थान रहा बच्चों आपका राजस्थान। तो ये आपका जो अभिलेख है ये कहां से प्राप्त हुआ है सर? राजस्थान से प्राप्त हुआ। और बात करें इस अभिलेख की, तो इस अभिलेख के अनुसार अपने हरियाणा का जो नाम बताया गया, हरियाणा बताया गया है बच्चों। क्या बताया गया है? हरियाणा बताया गया है। ठीक है, एक और राजस्थान से अभिलेख प्राप्त हुआ, बिजोलिया अभिलेख। राजस्थान से प्राप्त हुआ है ये बिजोलिया अभिलेख। और इसमें अपने हरियाणा का नाम हरितानक बताया गया है। क्या बताया गया है? हरितानक। तो हरियाणा का जो नाम है बच्चों वो हरितानक बताया गया बिजोलिया राजस्थान से प्राप्त एक अभिलेख के अंदर। ठीक है, दिल्ली से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ पालम नामक जगह से, उसे बोलते हैं पालम बावली अभिलेख।
ये दिल्ली से प्राप्त हुआ है और दिल्ली से प्राप्त पालम बावली नामक अभिलेख के अंदर अपने हरियाणा के पीछे कै जोड़ा गया है बस। हरियाणा का जो नाम है वो है हरियाणा। ठीक है, तो ये है आपका पालम बावली अभिलेख। एक अभिलेख आपका मोहम्मद बिन तुगलक का भी प्राप्त हुआ, जिसे आप हिस्ट्री के अंदर पागल सुल्तान बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का 1328 ईस्वी अंकित जो अभिलेख है बच्चों, इसके अनुसार हरियाणा को धरती पर स्वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया? हरियाणा को धरती पर स्वर्ग। और हरियाणा है भी हमारा स्वर्ग। ठीक है बच्चों, तो धरती पर स्वर्ग कहा गया है 1328 ईस्वी अंकित मोहम्मद बिन तुगलक के एक अभिलेख के अनुसार। तो ये अपने हरियाणा के नाम देखिएगा, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग माध्यमों से अपने हरियाणा को देने का काम किया गया है। और यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इसी तरीके से पूछेगा कि हरियाणा का नाम हरियाणा कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? तुम बोलोगे चहामन अभिलेख से। आपसे पूछ लेगा हरियाणा का नाम हरितानक ये कहां पर लिखा पाया गया? आप बोलेंगे बिजोलिया अभिलेख के अनुसार। हरियाणा को हरियाणक कौन से अभिलेख के अनुसार पुकारा गया? पालम बावली अभिलेख के अनुसार। बच्चों ये तो था अलग अलग माध्यम से, लेकिन हम बात करेंगे कुछ विद्वानों की। तो कुछ विद्वानों ने भी अपने हरियाणा को अलग से नाम देने का काम किया। तो टाइटल डालिएगा कॉपी के ऊपर, विद्वानों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। विद्वानों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? राहुल सांकृत्यान की। राहुल सांकृत्यान नाम का एक विद्वान हुआ। इससे बड़ा विद्वान आज तक नहीं माना जाता है, सबसे बड़े पंडित की संज्ञा इसे दी जाती है। राहुल सांकृत्यान को भारत का महापंडित कहा जाता है। भारत का महापंडित इन्हें कहा जाता है। राहुल सांकृत्यान ने मेरे बच्चों अपने हरियाणा को जो नाम दिया वो नाम दिया हरिधानक्य। क्या नाम दिया? हरिधानक्य नाम दिया। राहुल सांकृत्यान के बाद आगे हम बढ़े तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यदुनाथ सरकार को। एक और विद्वान हुए यदुनाथ सरकार, और यदुनाथ सरकार ने अपने हरियाणा को हरा भरा होने के कारण नाम दे दिया हरियाला। हरियाला। ठीक है, बात करें डॉक्टर HR गुप्ता की। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने अपने हरियाणा को पुकार दिया आरियाना। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या नाम दिया बच्चों? आरियाना नाम दिया। आरियाना का मतलब क्या होता है? आरियाना का मतलब है आर्यों का घर।
ठीक है। आरियाना का मतलब क्या होगा? आर्यों का घर होगा। डॉक्टर HR गुप्ता ने इसे आरियाना पुकार दिया। डॉक्टर HR गुप्ता के बाद आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है महाराज कृष्ण। महाराज कृष्ण नाम के भी एक विद्वान हुए और इन्होंने अपने हरियाणा को जो नाम दिया वो दिया बच्चों हरना या हवम। हरना या हवम। इसे बोलेंगे लूटपाट का केंद्र। तो महाराज कृष्ण ने मेरे बच्चों हरियाणा को किस नाम से पुकारने का काम किया? हरना यानी कि हवम। और हरना और हुवम का मतलब होता है जहां लूटपाट की जाती हो। तो महाराज कृष्ण से पूछा गया कि भाई आप हरियाणा को ऐसा खतरनाक नाम क्यों दे रहे हो? आपका हरियाणा ने क्या लूट लिया? तो महाराज कृष्ण ने बोला कि देखिएगा, प्राचीन काल की यदि मैं बात करता हूं, इतिहास में यदि मैं जाता हूं, तो यह हरियाणा की धरती चोर और डाकुओं से भरी हुई धरती रही है। आप देखिएगा, जो गुलाम वंश की शासिका थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, 1240 में उसकी जो हत्या की गई थी, जब वो बठिंडा से शादी करके अमीर अल्तुनिया के साथ दिल्ली की तरफ जा रही थी, तो कैथल के अंदर चोरों और डाकुओं ने ही तो उसकी हत्या की थी। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि उसी का भाई बहराम शाह ने रजिया सुल्तान की हत्या करवाई थी, लेकिन वो जो हत्या करवाई गई थी वो करवाई तो चोरों डाकुओं के वेश में ही आकी थी। तो चोरों डाकुओं की धरती अपना हरियाणा वाला क्षेत्र महाराज कृष्ण के अनुसार रहा है। फिर इन्होंने बोला कि आगे चल के देखिएगा, रजिया सुल्तान के बाद जब मैं बलबन की बात करता हूं तो मेवात के जंगलों को जो कटवाया गया था, वो क्यों कटवाया गया था? क्योंकि मेवात के अंदर शांति कायम करने के उद्देश्य से बलबन ने वहां के जंगलों को कटवा दिया था, क्योंकि इन जंगलों के अंदर चोर और डाकू जो है चोरी डकैती करने के बाद आराम से छिप के बैठ जाया करते थे, जिससे लोगों में बच्चों असंतोष फैला हुआ था। तो लोगों के अंदर शांति स्थापित करने के लिए, उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बलबन ने मेवात के सारे जंगलों को कटवा दिया था। तो महाराज कृष्ण ने बोला इसीलिए तो कटवाया था क्योंकि ये धरती चोर और डाकुओं से भरी हुई क्या रही है? धरती रही है। फिर इन्होंने बोला कि सिरसा के अंदर एक गांव है चोरमार गांव। उस गांव का भी नाम चोरमार इसलिए पड़ा है क्योंकि उस गांव के आगे से निकलने वाली जो सड़क है, इसी रास्ते पर पहले चोरी और डकैती करके राहगीरों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। जब इस सुनसान इलाके में ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं घटित होनी स्टार्ट हुई तो यहाँ लोगों ने बसना स्टार्ट किया। बसते बसते एक बहुत बड़ा गांव बसता चला गया और इसी गांव का नाम फिर इस रास्ते पर मारे गए चोर और डाकुओं के हाथों राहगीरों के सम्मान में चोरमार गांव कर दिया गया। तो सिरसा के अंदर एक गांव आप पढ़ेंगे चोरमार गांव, जहां पर एक गुरुद्वारा भी है जिसे आप चोरमार शहीदा गुरुद्वारा पढ़ते हैं। ठीक है। तो महाराज कृष्ण ने बोला है कि ये जो क्षेत्र रहा ये चोरों डाकुओं से भरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए मेरी नजर में ये हरियाणा जो होगा ये हरना होगा। क्या होगा? हरना। आगे हम बात करते हैं एक और व्यक्ति की, नाम है डॉक्टर GC अवस्थी। डॉक्टर GC अवस्थी ने मेरे बच्चों बताया है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो शब्द है, ये ऋग्वेद से ही निकला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से बताई जाती है, इस बात की पुष्टि कौन सा विद्वान करता है? भाई तुम बोलोगे वो करते हैं GC अवस्थी। GC अवस्थी। ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इतनी सी बातें आपको इस पहले छोटे से टॉपिक में ध्यान रखनी है, जहां मैंने आप लोगों को बताया हरियाणा शब्द की उत्पत्ति के बारे में और हरियाणा शब्द के नामकरण के बारे में। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, अपना जो हरियाणा का इतिहास है, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ सोर्स का सहारा लेंगे, कुछ स्रोतों का सहारा लेंगे। और हरियाणा के इतिहास को जानने वाले जितने भी
लोग हुए हैं, उन्होंने स्रोतों का सहारा लेके हरियाणा के इतिहास के बारे में आज तक पढ़ा है, सीखा है, लोगों को बताया है। तो बच्चों ये कौन से स्रोत होंगे? यानी कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है, किसी ना किसी का सहारा तो हम लेके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो बहुत सारे ग्रंथों का सहारा लेते हो, ऐसे ही हरियाणा की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हरियाणा के इतिहास को जानने के लिए हम कुछ स्रोतों का सहारा लेंगे। इन स्रोतों को हम दो भागों में बांटेंगे, एक आपका भाग होगा साहित्यिक स्रोत, एक आपका भाग होगा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। चलेगा, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक होगा वो आप हेडिंग डालिएगा, हरियाणा के इतिहास के बारे में। जानकारी देने वाले स्रोत। हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत। बच्चों ये जो स्रोत होंगे इसमें हम एक तो पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब है कि जो भी किताबें लिखी गई हैं उन किताबों के अंदर अपने हरियाणा के बारे में जहां जहां बातें दी गई हैं उन्हीं किताबों का सहारा लेके, उन्हीं ग्रंथों का सहारा लेके, उन्हीं पुराणों का सहारा लेके, उन्हीं वेदों का सहारा लेके हम अपने हरियाणा के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा की धरती के ऊपर पहले किस तरीके से चीजें घटित हुई हैं। इन सारे के सारे सोर्सेज को बोलेंगे साहित्यिक स्रोत, ठीक है। दूसरा जो हमारा सोर्स होगा वो होगा पुरातात्विक स्रोत। अपने हरियाणा की जमीनों की जब खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान कुछ ना कुछ तो सामग्रियां मिली होंगी, बिल्कुल मिली है, और उन्हीं सामग्रियों का अध्ययन करके बच्चों हमें अपने हरियाणा के इतिहास को समझने में आसानी हुई। ये सारे के सारे सोर्स जो जमीन के नीचे दबे हुए थे, हरियाणा की जमीन खोदने के बाद हमें पता चलता है और हरियाणा के इतिहास के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं, तो ये आपके सोर्स आपके कहलाएंगे पुरातात्विक स्रोत। एक होगा जो किताबों में लिखा होगा, उसको हमने देखा होगा, पढ़ा होगा, देखकर पढ़कर हमने हरियाणा के इतिहास को समझने की कोशिश की होगी। ये आपके सारे के सारे सोर्स साहित्यिक स्रोत कहलाएंगे। एक ऐसे सोर्स जो जमीन के नीचे दबे हैं, जमीन के नीचे दबे हैं तो जमीन की खुदाई करवाई गई होगी, और जमीन की जब खुदाई हुई होगी तो या तो मूर्तियां मिली होंगी, या सिक्के मिले होंगे, या मुद्रांक मिले होंगे, या कुछ अभिलेख मिले होंगे, या कुछ स्मारक हमने बने हुए देखे होंगे, और उनको जब हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया और हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिली तो बच्चों उन स्रोतों को हम बोल देंगे पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले जितने भी स्रोत हैं उनको हम दो भागों में बांट के चल रहे हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। तो स्टार्टिंग की 4-5 क्लास जो है ना बच्चों वो बड़े आराम से चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी नई बातें हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, दिमाग में आराम से चीजें बैठनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो बातें आप लोगों ने सुन रखी होगी ना वहां से हम स्पीड पकड़ लेंगे फिर, ठीक है। तो कुछ बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं सर, तो आराम से तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो हरियाणा जीके के अंदर हिस्ट्री सेक्शन सबसे जबरदस्त सेक्शन है, ऐसे शब्द आप लोगों ने पहले नहीं सुने होंगे, किताबों में नहीं पढ़े होंगे, तो बच्चों उस समय हमें आराम से चलना होता है ना। जब रास्ता खतरनाक हो तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, जब रास्ता आसान हो तो स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये हरियाणा जीके का खतरनाक रास्ता है, ठीक है। यहाँ स्पीड बढ़ाओगे तो पेपर में एक्सीडेंट होगा, इसलिए आपको क्या करना है, स्पीड जो है ना वो बिल्कुल आराम से लेके चलनी है, ठीक है बच्चों। साहित्यिक स्रोत हम पढ़ेंगे। अब साहित्यिक स्रोत जो होंगे इसमें हम साहित्यिक सामग्रियों को पढ़ेंगे, और जितनी भी आपकी साहित्यिक सामग्री होगी उसको हम मोटे तौर पे 5 भागों में बांटेंगे।
साहित्यिक सामग्री को मुख्यतः पांच भागों में बांटा गया है। ठीक है भाई, सर ये कौन कौन से हैं पांच भाग? हम बात करते हैं तो नंबर 1 वैदिक साहित्य। वैदिक शब्द वेदों से लिया गया है और वेदों के अंदर अपने हरियाणा के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है वो तमाम बातें हम करेंगे। ठीक है, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथों की। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ हैं उनमें भी अपने हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें बोलेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथ। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे जैन धर्म ग्रंथ। तो जैन धर्म से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ हैं उनसे भी अपने हरियाणा के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उन्हें बोलेंगे जैन धर्म ग्रंथ। 4 नंबर पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे महाभारत ग्रंथ की। पूरा का पूरा महाभारत युद्ध इसी धरती पर लड़ा गया है, तो महाभारत के अंदर आपको कुरुक्षेत्र बाकी हरियाणा के क्षेत्र के बारे में तो पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। महाभारत ग्रंथ या इसके बाद के ग्रंथ या साहित्य। और पांचवा जो भाग होगा हमारा वो होगा विदेशी विवरण, यानी कि जितने भी विदेशी विद्वान यहाँ पे आए हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने हरियाणा के बारे में यदि बताया है तो उन सारे के सारे विद्वानों को और उन विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, किताब, साहित्यों को हम बच्चों पढ़ने का यहाँ काम करेंगे। ठीक है, तो साहित्यिक सामग्री को मोटे तौर पर अच्छे से समझने के लिए 5 भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला भाग है हमारा वैदिक साहित्य। तो बच्चों हेडिंग डालिएगा नंबर 1 वैदिक साहित्य। वैदिक शब्द किससे आया है? वैदिक शब्द सर वेदों से आया है। तुम ऐसी हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे कहीं पर भी, है ना, तो थोड़ा सा तुम पेशेंस बना के रखोगे ना, सिलेबस तुम्हारा पेपर से पहले हो जाएगा। चिंता मत किया करो तुम लोग इतनी। ठीक है, तुम लोग चिंता बस इतनी करो कि जितना पढ़ा रहा हूं तुम अच्छे से घर पे उसे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या आता है ये तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। मैं जितना बताता हूँ वो तुम्हारे दिमाग में बैठता है क्या, तुम्हारे भेजे में फिट होता है क्या, ये सिलेक्शन दिलाएगा ना। तो चिंता मत किया करो सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस आराम से होगा और पेपर से पहले होगा। बस तुम जितना करवाया है अभी तक उसको अच्छे से रिवीजन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, फालतू की भड़क लोगे दिमाग में तो मेरे बच्चों सिलेक्शन से दूर जाते जाओगे, है ना। वैदिक साहित्य की बात करेंगे। वैदिक साहित्य में आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऋषि मुनियों के अनुसार हम बात करें ऋषि मुनियों के अनुसार सभी वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक है, आरण्यक, वेदांग, आदि की रचना हरियाणा से ही हुई है बच्चों।
हरियाणा से हुई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में हरियाणा क्षेत्र की सर्वप्रथम जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऋग्वेद में हरियाणा क्षेत्र की हमें सर्वप्रथम क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा की भौगोलिक जानकारी का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलता है, तुम बोलोगे ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में अपने 8वें मंडल के अंदर हरियाणा का नाम क्या लिखा पाया गया, रजंतम हरियाणा लिखा पाया गया। सरस्वती और दृशदती नदी के बहने का प्रमाण हरियाणा के अंदर बच्चों ऋग्वेद में दिया गया है। सरस्वती व दृशदती नदियों के हरियाणा में बहने का प्रमाण दिया गया है। ठीक है, ग्रंथों में बताया गया कि सृष्टि की रचना भगवान विष्णु के द्वारा हरियाणा क्षेत्र से ही की गई है। सृष्टि की जो रचना की है बच्चों, वो तो की है किसने, भगवान ब्रह्मा ने। तो सृष्टि की जो रचना है वो किसके द्वारा, भगवान ब्रह्मा के द्वारा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, ठीक है, भगवान विष्णु के कहने पर भगवान ब्रह्मा ने जो तपस्या की, भगवान विष्णु के कहने पर भगवान ब्रह्मा द्वारा जो तपस्या की गई बच्चों, वो कहाँ की गई सर, कुरुक्षेत्र में की गई। कहाँ की गई है बच्चों, कुरुक्षेत्र में की गई है। ठीक है, तो भगवान विष्णु के कहने पर भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो तपस्या की गई है बच्चों, वो कुरुक्षेत्र में की गई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में हरियाणा क्षेत्र की पहचान और इस क्षेत्र का जो नाम है वो ब्रह्माव्रत दिया गया है। ठीक है, पहचान क्या दी गई है कि सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच ही एक क्षेत्र पहले फैला था। सरस्वती व दृशदती नदियों के बीच
मेरे बच्चों इस क्षेत्र का क्या होता था, विस्तार होता था। ठीक है, तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ पुराणों के बारे में बताऊंगा, कुछ ब्राह्मणों के बारे में बताऊंगा, कुछ उपनिषदों के बारे में बताऊंगा। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। तो जैसे जैसे पढ़ाता हूँ सेम आप लोगों को पढ़ लेना है, फिर आपका कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से गलत होने वाला नहीं है, किसी भी किताब को उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि किताबों से बहुत ऊपर हम पढ़ रहे हैं। तो कर चुके हो जल्दी से नोट, चलेगा आगे बढ़ेंगे फिर। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो अब हम पुराणों की बात करेंगे ना। वैदिक साहित्यों के अंदर हमने ग्रंथों के अंदर इतना सा ही ध्यान रखना है कि हरियाणा के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं पुराणों की। पुराणों में मेरे बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वामन पुराण। वामन पुराण के जो रचयिता हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास, ठीक है। वामन पुराण जो है बच्चों, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? सर ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये किसके ऊपर लिखा गया है बच्चों? भगवान विष्णु के वामन अवतार पर। भगवान विष्णु के वामन अवतार। वामन का मतलब क्या होता है? वामन का मतलब होता है नाटा, बोना, छोटा। तो भगवान विष्णु ने एक नाटे कद का अवतार धारण किया था, उसी अवतार को हम वामन अवतार बोलते हैं। और ये वामन पुराण, उस वामन अवतार की महिमा का गुणगान महर्षि वेदव्यास ने संस्कृत भाषा में लिखकर किया, इसी को हम वामन पुराण बोलते हैं। यह वामन पुराण हरियाणा के बारे में क्या जानकारी देता है?
बच्चों इसके अनुसार हरियाणा में प्राचीन समय में 7 बड़े वन हुआ करते थे। इसके अनुसार हरियाणा में प्राचीन समय में 7 बड़े वनों का उल्लेख किया गया है। सर 7 बड़े वन थे, कौन कौन से वन थे ये? इन 7 बड़े वनों में मेरे बच्चों बात करें तो एक था आपका सूर्यवन, एक था आदित्य वन, एक था काम्यक वन, एक था कामोदा वन, कामोदा वन, एक था फलकी वन, एक था व्यास वन, और एक था मेरे बच्चों द्वैत वन। ठीक है, बात करें हम इन 7 वनों की, तो इन 7 वनों में से एक वन आपको ध्यान रखना, द्वैत वन। द्वैत वन वो वन बताया जाता है जिसमें राजा कुरु के द्वारा हल चलाकर इस जमीन को आबाद किया गया था। तो आपसे पूछेगा वो कौन सा वन था जिसमें राजा कुरु ने हल चलाया था? तो राजा कुरु द्वारा इसमें हल चलाकर बच्चों इस क्षेत्र को क्या किया गया था सर? आबाद किया गया था। राजा कुरु द्वारा इसमें हल चलाकर इस क्षेत्र को क्या किया गया था मेरे बच्चों? आबाद किया गया था। ठीक है, बात करें कामोदा वन की, तो कामोदा वन भी आपको ध्यान रखना है। पांडव इस वन में वनवास के दौरान 8 वर्ष तक रहे थे बच्चों। आठ वर्ष तक रहे थे। ठीक है, और बताया जाता है कि इसी वन के अंदर द्रौपदी ने पांडवों के लिए रसोई भी लगाई थी। मतलब खाना वगैरह बनाने का काम द्रौपदी पांडवों के लिए जिस वन में बैठ के किया करती थी वो वन आपका कामोदा वन है। ठीक है, बात करें हम यहां पर फलकी वन की, तो बच्चों फल्गु नामक ऋषि ने इस वन के अंदर बैठ के किया था तप। ठीक है, फल्गु ऋषि द्वारा यहां बैठकर क्या की गई थी? तपस्या की गई थी बच्चों।
और ये है आपका कौन सा पुराण? वामन पुराण। ये जो 7 वन मैंने आपको बताए हैं लिख के, इन्हीं 7 वनों के बीचों बीच 9 नदियों के बहने का प्रमाण भी इसी पुराण में मिलता है। हरियाणा में बहने वाली नदियों का सर्वप्रथम प्रमाण। ठीक है बच्चों, तो हरियाणा में बहने वाली नदियों का सर्वप्रथम प्रमाण इसी पुराण में मिलता है। और 7 बड़े वनों के बीचों बीच इस क्षेत्र में 9 नदियां बहती थी बच्चों। तो 9 नदियों के बहने का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, 9 नदियों के नाम याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी बता देता हूं मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें नाम याद रखने की जरूरत है नहीं। एक थी सरस्वती, एक थी दृष्टि, एक थी अंशुमति, एक थी वैतरणी। एक थी आपगा। कौन सी नदी थी? आपगा नदी थी। ठीक है, तो नाम तुमसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी तुम याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। एक थी कौशिकी। संख्या जरूर याद रख लेना भाई कि कितनी नदियां बहती थी। कौशिकी। एक थी मधुश्रवा। एक थी हिरण्यवती। ठीक है, एक थी बच्चों हिरण्यवती, और एक थी आपकी अंशुमति हो चुकी है, मधुसरवा हो चुकी है, कौशिकी हो चुकी है, वैतरणी हो चुकी है ना, आपगा हो चुकी है। एक और मैं से थी मैं से बच्चों मंदाकिनी। ठीक है, तो 9वीं नदी और याद रख लेना बस। तो आपको 9 के 9 नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, संख्या जरूर याद रख लेना है ना, मंदाकिनी मंदाकिनी। ठीक है, तो ये था हमारा वामन पुराण, जो हरियाणा के बारे में क्या देता है सर? जानकारी देता है। अब आ जाओ वामन पुराण के बाद अगला जो पुराण है वो है आपका शिव पुराण। शिव पुराण को ही हम वायु पुराण भी बोलते हैं। और शिव पुराण और वायु पुराण जो है, इसके अनुसार माता अंजनी ने भगवान हनुमान को जन्म हरियाणा में ही दिया था। और कहाँ दिया था? कैथल के अंदर दिया था। ठीक है, भगवान हनुमान की जन्म स्थली कैथल।
भगवान हनुमान की जन्म स्थली कैथल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था, इस बात की पुष्टि कौन सा पुराण करता है? तो तुम कौन सा पुराण बोलोगे? हम शिव पुराण बोलेंगे सर, हम वायु पुराण बोलेंगे। तो शिव पुराण और वायु पुराण के अनुसार ही भगवान हनुमान की जन्म स्थली कैथल रही है। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। और ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, इसे हम साहित्यिक स्रोत के अंदर वैदिक साहित्य बोलेंगे। वैदिक साहित्य के बाद हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथों को, यानी कि हरियाणा के बारे में जानकारी हमें जिन बौद्ध धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होंगी, उन सारे के सारे बौद्ध धर्म ग्रंथों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे उसमें दिव्यावदान होगा, मंजिम निकाय होगा, पंपत सुदनी होगा, चुलवग होगा, मंजूश्री मूल कलप होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई और बहुत सारी बातें हैं जो हरियाणा के अंदर होंगी। हरियाणा के अंदर स्तूप होंगे, हरियाणा के अंदर आपके बौद्ध विहार होंगे, बौद्ध कालीन मूर्तियां प्राप्त होंगी। महात्मा बुद्ध के भ्रमण के बारे में हमें पता चलेगा कि हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्र में आए थे महात्मा बुद्ध, कौन से शिष्यों को उपदेश देने का काम महात्मा बुद्ध ने किया था। तो अगली क्लास में बच्चों हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना सा ही। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।